नमस्ते। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं भव्य शर्मा, मुंबई से आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। आज का ये मेरा वीडियो आज की करंट सिचुएशन को देखते हुए जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, जो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आज के लॉकडाउन की परिस्थिति में इस कोविड 19 से ना कहीं हम प्रोफेशनली इम्पैक्टेड हैं, मेंटली इम्पैक्टेड हैं, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई लोग इम्पैक्टेड हैं। और इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए इस डिफिकल्ट सिचुएशन में, तो कहीं ना कहीं आदमी को लगता है कि शायद ये प्रायोरिटी वाली चीज नहीं है। और अगर प्रायोरिटी वाली चीज है भी, तो उसको किस तरीके से कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ये हर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, जिन लोगों ने एसआईपी कर रखी है, वो आज अपना स्टेटमेंट देखते हैं तो कह रहे हैं कि पिछले 3 साल 4 साल से एसआईपी रिटर्न नेगेटिव दिख रहा है अभी। बट ये सेम सिचुएशन जनवरी 2020 या दिसंबर 2019 तक ये सिनेरियो नहीं था। तो ऐसे सिचुएशन में जब 3-4 महीने के अंदर मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आता है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, जो बड़ी तेजी से नेगेटिव दिखाई देने लगता है, तो स्वाभाविक है कि आम आदमी जो पिछले 3 साल से 4 साल से एसआईपी म्यूचुअल फंड सही है समझकर जो काम कर रहा था या निवेश कर रहा था, उसके मन में एक क्वेश्चन या एक डाउट आना शुरू होता है कि क्या मैं सही जगह पे जा रहा हूँ, क्या मैंने फंड्स सही सिलेक्ट किए हैं, या कहीं इक्विटी में निवेश करना कहीं गलत साबित ना हो जाए। तो आज हम इन चीजों को थोड़ा सा डीमिस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, या मैं कहूंगा कि इसको वापस से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि रिवीजन के जरिए हम ये समझ पाए कि दरअसल ये जो उतार और चढ़ाव है, ये जो करेक्शंस है, ये जो इवेंट्स हैं, ये कोई नई नहीं है, ये हमेशा से होते आए हैं। यस, ये जरूर हो सकता है कि आज का जो करंट इम्पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट हेल्थ और इकोनॉमिकल सर्कमस्टेंसेस पे शायद ज्यादा दिखाई दे। बट हम फिर भी इनको पास्ट पिछले 20-30 साल में जो भी वर्ल्ड में, इंडिया में इवेंट्स हुए हैं, उसके जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी भी जो आपदाएं आई है, चाहे पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो या हेल्थ पर्सपेक्टिव पे हो, तो इक्विटी पे क्या इम्पैक्ट रहा, इसका डेट पे क्या इम्पैक्ट रहा, इसका हमारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स जो पीपीएफ, एनएसई, केवीपी वगैरह हम बात करते हैं, एफडी, यहाँ तक कि गोल्ड। तो दरअसल पिछले 20-30 साल में इन चीजों का इम्पैक्ट क्या रहा है, और इसमें क्या सही मायने में और क्या सही तरीके से इसको पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना फायदेमंद साबित होगा। तो थोड़ा सा शॉर्ट में इसको जानने की कोशिश करेंगे। बट ये प्रेजेंटेशन या एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा उन लोगों को जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आप क्या क्या एक्टिविटीज संभालते हो और क्या करते हो। तो थोड़ा एक छोटा सा ब्रीफ मेरे बारे में। सो आई एम भव्य शर्मा, born and brought up in Mumbai. I completed my entire schooling and graduation from Mumbai itself. एंड अगर आज हम इन चीजों की बातें कर रहे हैं, तो एक छोटा सा डिटेलिंग प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे देना बहुत जरूरी है। और जैसे कि अभी आपके स्क्रीन के सामने, आई completed my BCom, MCom and CFP, and born and brought up entirely from Mumbai, but a native of Rajasthan. I specialize in investment and risk management, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग सब्जेक्ट में जैसे कि हमारे 5 मेन एरियाज होते हैं, तो हर आदमी अपने अपने एरियाज में उसको एक्सपर्टीज करने की कोशिश करता है। कोई इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में एक्सपर्टीज डेवलप करता है, कोई रिस्क मैनेजमेंट यानी इंश्योरेंस में एक्सपर्टीज डेवलप करता है, कोई इनकम टैक्स एंड टैक्स एडवाइजरी में, कोई विल प्लानिंग में, या कोई रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट के जरिए अपनी एक्सपर्टीज डेवलप कर रहा है। तो आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइजर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट यानी म्यूचुअल फंड, पीएमएस और इंश्योरेंस, ये जो 2 मेजर सेगमेंट है, ये हम पिछले 15 साल से कंसिस्टेंटली और सही मायने में क्लाइंट्स को एडवाइस किए जा रहे हैं।
और आज मेरे पास 90% मेरा बिजनेस महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका, ये 3 एरियाज में स्प्रेड आउट है। हमारे पास तकरीबन मोर देन 257 फैमिलीज का वेल्थ आज हम एज अ फर्स्ट प्लानर ग्रुप मैनेज कर रहे हैं। फर्स्ट प्लानर एक प्रोप्राइटरशिप एंटिटी है एंड इट्स बीइंग रन रजिस्टर्ड इन मुंबई। और हमारे जो वेरियस लाइन ऑफ प्रोफेशनल एंटिटीज है वो है स्टॉक ब्रोकिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, पीएमएस और इनकम टैक्स एडवाइजरी। ये हम कैसे मैनेज करते हैं? स्टॉक ब्रोकिंग, आई एम अ बिजनेस पार्टनर ऑफ मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज and I've been advising on equities since 2000. Mutual fund and PMS. Mutual fund, I am directly registered with BSE Star Mutual Fund platform and Bombay Stock Exchange इंडिया का सबसे पुराना प्लेटफॉर्म है और मैं डायरेक्टली उनके साथ डील करता हूँ। और PMS, I am a channel partner of PMSbazaar.com, which is one of the biggest PMS distributor in India. थर्डली, इंश्योरेंस की मैं बात करूं तो आई एम अ चैनल पार्टनर ऑफ जेनेक्स्ट इंश्योरेंस, जो कि policyworld.com, काफी लोग इसके बारे में जानते हैं। और उसका चैनल पार्टनर होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वी हैव एक्सेस टू इंश्योरेंस सर्विसिंग एंड एडवाइजिंग अक्रॉस इंडिया। इनके तकरीबन 107 ब्रांचेस हैं विच आर स्प्रेड आउट इन 19 स्टेट्स इन इंडिया। और इनकम टैक्स एडवाइजरी की मैं बात करूं तो आई एम नॉट सर्टिफाइड फाइनेंशियल अकाउंटेंट, मैं सीए नहीं हूं। सो इसलिए ये काम एक टैक्स एक्सपर्ट के जरिए हम हमारे क्लाइंट्स को प्रोवाइड करवाते हैं। सो वी हैव टाइड अप विद मिस्टर शाह एंड कंपनी, जहां पे हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स जो इसके बारे में जानना चाहते हैं, अपना रिटर्न और अपनी टैक्स प्लानिंग करवाना चाहते हैं, सो वी रिफर दैट। कई लोगों के पास अपने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, सो देयर इज नो नीड फॉर अप्लाइंग फॉर सच सर्विसेज। सो अनलेस एंड until people feel the need, we route them to the people whom we know. Talking lastly about will planning, जो financial planning का सबसे एक अहम aspect है. So again, we have tied up with the professionals who are dedicatedly looking after will planning. They are professionally qualified to do that. We have no commercial interest in income tax advisory as well as will planning. It is just out of help to our existing clients and to provide the ready-made and under one roof services. We help them and route them to the professionals whom we have tied up with and whom we know for quite some time. So आगे बढ़ते हैं ये चीजों को जानने के लिए कि भाई अगर आज हम इन्वेस्टमेंट के जरिए अपने आप को एक वेल इक्विप्ड तरीके से हम अपना एक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग प्रोसेस बनाना चाहते हैं तो कैसे करें? तो सबसे पहले दोस्तों ये जानना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में जो आप अपना फर्स्ट स्टेप कभी लेते हो या इन्वेस्टमेंट के बारे में आपकी अपनी धारणाएं बनाते हो या प्लानिंग करते हो, उससे पहले सबसे पहले ये देखना चाहिए कि क्या आपके पास अपना खुद का एक अर्निंग मेंबर जैसे कि आप हो, तो आपका अपना एक टर्म प्लान, एक लाइफ इंश्योरेंस अपनी जगह पे होना बहुत जरूरी है। हम सारी चीजों की प्लानिंग करते हैं, हम सबके बारे में सोचते हैं, बट अपने बारे में ही नहीं सोचते। अगर आप ही नहीं रहोगे तो आपके पीछे की प्लानिंग आप कैसे करोगे, उसको फुलफिल कैसे करोगे? तो ये जानना सबसे पहले जरूरी है कि आपको अपने लिए एक टर्म प्लान लेना जरूरी है, और वो अमाउंट क्या होना चाहिए वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं, और अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, मेडिकल इंश्योरेंस। जैसे आप अपना टर्म प्लान प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो, आप सेकेंड स्टेज पे आते हो, तो वहां भी इन्वेस्टमेंट की घाई नहीं करनी चाहिए। आपको अपना मेडिकल इंश्योरेंस सेकेंड स्टेप पे लेना चाहिए। ये मेरी अपनी धारणा है, ये मेरा अपना बिलीफ है। आप अपनी फैमिली के लिए जब एक कंप्लीट मेडिकल इंश्योरेंस ले लेते हो तो आप मेंटली रिलीव्ड हो जाते हो कि फ्यूचर में मैं जो कोई भी वेल्थ क्रिएट करूंगा वो वेल्थ हेल्थ पे मुझे स्पेंड नहीं करनी पड़ेगी। खुदा ना खास्ता अगर कोई मेरी जिंदगी में उतार चढ़ाव आ जाते हैं, जैसे कि अब करंट सिचुएशन में हम सब देख रहे हैं, सर्दी खांसी बुखार समझने का तरीका बदल गया है, और सर्दी खांसी बुखार आज कोरोना भी समझा जा रहा है और उसके सिम्टम्स भी पाए जा रहे हैं।
and the cost of treatment in a well designed hospital ranges from 3 lakhs to 15 lakhs, मुंबई की अगर मैं बात करूं तो। सो एक 5 लाख का मेडिकल कवर भी आज किसी किसी के लिए बहुत कम लग रहा है, और जिसके पास नहीं है उसको सबसे ज्यादा डर है कि यार मैं आज एक मेडिकल कवर ले लेता हूं। तो इसीलिए लाइफ में इवेंट्स कभी बोलकर नहीं आते हैं, तो हमें लाइफ को इंश्योर करना चाहिए और अपनी हेल्थ को इंश्योर करना चाहिए, ताकि हमारी लाइफ की कंटिंजेंसी यानी उतार चढ़ाव या बुरा समय ये कभी बोलकर नहीं आता, तो उसका हमें दो चीज का इंश्योरेंस अवेलेबल है, टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, तो जरूर लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट आता है थर्ड स्टेज पे। तो अब आते हैं हम इन्वेस्टमेंट पे, जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है कि भाई डेट लें कि डेट म्यूचुअल फंड लें कि एफडी करें कि इक्विटी लें। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारी फंड्स हैं, कैटेगरीज हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो कहीं ना कहीं हम कंफ्यूजन या कंफ्यूज स्टेट में अपने आप को देखते हैं। तो आज उसको थोड़ा सा डीमिस्टिफाई करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 20-25 सालों में दरअसल हुआ क्या था। हम निवेश करने की बात नहीं कर रहे, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल अगर आप में से किसी ने हम में से इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था और 20 साल से लगातार करते आ रहे हैं, या 30 साल से लगातार एफडी में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, और पीपीएफ तो डेफिनेटली हम 20-25 साल से करते ही आ रहे हैं, हमने हमारे आसपास देखा भी है, और गोल्ड हम सबके घर में है। तो दरअसल ये जो पोर्टफोलियो है ये मैंने बनाया नहीं है, बट हम सबके घर में कहीं ना कहीं एक छोटे अमाउंट में, बड़े अमाउंट में अवेलेबल है। तो दरअसल इसका हुआ क्या, हम हर साल धनतेरस पे, दिवाली के वक्त, ईद के वक्त गोल्ड थोड़ा सा खरीदना, ये हमारा एक कल्चर रहा है हम इंडियंस का, और हर छोटे मोटे ओकेजन्स पे गोल्ड का गिफ्ट देना हम अपने कल्चर में इसको शुभ मानते हैं, उसको एक लकी चार्म मानते हैं। एफडी का इन्वेस्टमेंट जब हमें कभी कुछ नहीं समझ में आता तो हमारे लिए एक लमसम ऑप्शन हुआ करता था कि भाई ये पैसे आए हैं, चलो एक बार तो एफडी कर दो, बाद में देखेंगे। फिर वो एफडी पड़ी रहती थी और वो रिन्यू पे रिन्यू होती रहती थी। पीपीएफ इसलिए करते थे भाई इसका टैक्स बेनिफिट है और बड़ी अच्छी चीज है और अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, जो वाकई में है आज ये ऑप्शन। तो ये पीपीएफ का हो गया। इक्विटी का दौर शुरू हुआ 2002 से, जब म्यूचुअल फंड की बातें होनी शुरू हुई, आसपास लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो तब से कुछ लोगों ने इन्वेस्ट किया, फिर उसके बाद 2008 के क्राइसिस और क्रैश के बाद बंद कर दिया। फिर वापस किसी ने 12, 13, 14 में वापस शुरू किया। फिर वापस 17 तक मजा आ रहा था, 18 में उन्होंने मार्केट क्रैश के बाद फिर बंद कर दिया। और किसी ने नया नया 2019 में शुरू किया, जो थोड़ी सी तेजी अभी शुरू हुई थी लास्ट ईयर। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि 2020 में ये कोरोना आ गया। सो इफ यू सी द एंटायर पैटर्न, तो इक्विटी का जो वैल्यूएशन है वो इन चीजों से काफी प्रभावित होता है। तो जरा सा देखते हैं एक डेटा पॉइंट के थ्रू कि दरअसल हुआ क्या था और क्या हम इन चीजों को कैसे इम्पैक्टफुल बना सकते थे और कैसे इसको समझा जाए। सो सर, जब भी हम कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं या कोई चीजों को देखते हैं, तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि जिस एसेट क्लास की हम बात कर रहे हैं, जिस एसेट में हम इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट को दरअसल पिछले 20-30 साल से अगर हम देखें तो उसने कैसे एक रिटर्न जनरेट करने की कोशिश की। तो अभी आपके सामने जैसे आप देख रहे हो कि ये एक चार्ट है, जिसमें ये आप गूगल से आप खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा उसको एलैबोरेट वर्जन दे दिया है। तो 1992 में पीपीएफ, जो सबसे ट्रेडिशनल और हमारा पसंदीदा प्रोडक्ट था, वाज गिविंग समवेयर अराउंड 12%, और आज 2020 में ये 7.1 है। पिछले साल तक ये 7.9 था। तो दरअसल अगर आप कंसिस्टेंटली देखो तो पिछले 30 साल से पीपीएफ की जो इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी वो रिड्यूस होती जा रही है। आपकी ब्याज दर की क्षमता कमाने की वो धीरे धीरे कम होती जा रही है पिछले 30 साल में। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट, वहां भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है। 1992 तक 13.5% और आज 2020 में 5.8%। तो काफी बड़ा रिडक्शन है। गोल्ड की अगर हम बात करें तो 1992 में 10 ग्राम गोल्ड 4,300 रुपए में उपलब्ध था, हम सब खरीदते थे, खरीदा हुआ भी है। अब 1992 से ध्यान से देखिए,
1992 से लेके 2000 तक सिर्फ 100 रुपया बढ़ा है, वो भी 10 ग्राम में। अगर आज एक आम आदमी सोचता है कि मैं गोल्ड में निवेश कर लूं, 10 साल 8 साल के लिए रखता हूं, तो देयर वाज एब्सोल्युटली फ्लैट रिटर्न, देयर वाज नथिंग ग्रेट अबाउट इट। बट 2000 से लेके 2020 की मैं बात करूं आज, तो वो 45-48,000 के आसपास चल रहा है अभी 10 ग्राम। यानी 4400 से सीधा 47,000, यानी आज की जब मैं बात कर रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ तब, तो आप इतना बड़ा जंप जो परसेंटेज रिटर्न पे देख रहे हो गोल्ड का, तो ये अपने आप में एक बहुत अट्रैक्टिव एवेन्यू बन चुका है लोगों के लिए। और गोल्ड की चर्चाएं भी बहुत हो रही है, लोग सुनते भी हैं, पूछते भी हैं कि क्या करना चाहिए। अब उसके बाद देखते हैं पोस्ट ऑफिस एमआईएस, तो उसमें 14% मिला करता था 1992 में, और आज हमें 6.6% मिल रहा है। और वही बैंक एफडी की बात करें तो वो भी 1992 में 13% 14% के आसपास ब्याज दर हुआ करती थी, और आज 6-6.5% पे अवेलेबल है। अब लास्टली सेंसेक्स की बात करते हैं, जिसके अंदर काफी हलचल होती है और काफी लोग पूछा करते हैं। 1992 में सेंसेक्स का जो बेंचमार्क है, या सेंसेक्स किस लेवल पे अवेलेबल था, तो वो था 2000 के आसपास, 2020 प्रिसाइसली लिया मैंने। और आज 2020 में मैं बात करूं तो वो 29,000 30,000 के आसपास अवेलेबल है। और लास्ट ईयर 2019 तक ये 41,000 पे था। तो दरअसल आप देखेंगे 1992 में 2000 था, 2000 के साल में ये 6000 था, 2019 यानी पिछले साल तक ये 41,000 था, और आज 2020 में ये 30,000 के आसपास है। तो दरअसल अगर आपने ये सारी चीजों को ध्यान से देखा हो, तो आपने देखा होगा एक चीज कि कंसिस्टेंट इंक्रीमेंट की अगर बात करूं, तो सिर्फ दो ही सेगमेंट में दिखाई दे रहा है, वो था एक गोल्ड, वो था एक सेंसेक्स। तो दरअसल 1992 से लेके 2020 तक चाहे गोल्ड का भाव कंपेयर करिए या सेंसेक्स, उसमें इंक्रीमेंट ही है। अब कितना इंक्रीमेंट है वो हम बाद में चेक करेंगे। अब आते हैं डेट सेगमेंट। डेट सेगमेंट यानी कि सिंपल भाषा में मैं आपको कहूं तो वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपको रेगुलर फिक्स्ड इनकम देता हो। रेगुलर फिक्स्ड इनकम आपको जहां से आती है, गारंटेड हो या नॉन गारंटेड हो, बट फिक्स्ड इनकम कैटेगरी एक हमेशा से एक अट्रैक्टिव रेवेन्यू रहा है हमारा। बट अगर उसको भी हम पिछले 30 साल से कंपेयर करें, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेगुलर डिक्लाइनिंग फेज में ही है। वो 13-14% से लगातार गिरता आ रहा है, और आज 6-6.5% पे अवेलेबल है अपने आप को। यही सेम चीज हमारे डेट म्यूचुअल फंड में भी है। तो आज कई लोग ये भी पूछते हैं कि क्या डेट में इन्वेस्ट करना वाकई में फायदेमंद है, रखना भी चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। और हमारे जैसे एडवाइजर्स कई बार बोलते भी हैं कि भाई एसेट एलोकेशन रखो, दोनों चीज बैलेंस रखो। आपका पोर्टफोलियो सिर्फ इक्विटी में भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ डेट में भी नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस्ड अप्रोच बना के चलना बहुत जरूरी है। तो आज बैलेंस्ड अप्रोच अगर आप देखें, तो उसका तात्पर्य ये है कि अब सेंसेक्स के नंबर को आप जरा वापस से देखिए। 2019 में जब ये 41,000 पे अवेलेबल था, तो उस वक्त काफी सारे जो फंड्स हैं, बाय डिफॉल्ट दे कांट रिड्यूस द इक्विटी एक्सपोजर ऑन देयर ओन, बिकॉज वो फंड का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि उसमें एक लेवल के बियॉन्ड ज्यादा कैश रखना सेबी के एग्रीमेंट के तहत और म्यूचुअल फंड के प्रेजेंटेशन के थ्रू ये अलाउड नहीं है, सिंपल भाषा में अगर समझाने की कोशिश करो तो। और आज 2020 में वही सेंसेक्स 30,000 के आसपास है। तो ये जो वोलेटिलिटी है, ये वोलेटिलिटी के वक्त आदमी सोचता है कि यार काश मेरे पास फिक्स डिपॉजिट होता, तो मेरा पोर्टफोलियो बचा रहता। हम सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, और हम हर कोई ये चीज जानने की कोशिश करते हैं। तो जरा सा देखते हैं कि दरअसल डेट और इक्विटी अगर कंसिस्टेंटली पोर्टफोलियो में रहता है, या म्यूचुअल फंड हमेशा पोर्टफोलियो में रहता है, तो किस तरीके से हमारा काम बन सकता है। तो आम आदमी जिसने पिछले 10 साल से या 20 साल से इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किए आ रहे हैं, दरअसल ये जो नंबर्स है सारे, ये अभी के करेक्शन के बाद के नंबर्स हैं। तो अगर ये करेक्शन के पहले के नंबर्स होते तो और ज्यादा अच्छा रिटर्न रेशियो आपको दिखाई देता था।
तो डेटा एज ऑन February 2020 की बात कर रहा हूं मैं। 2018 का क्रैश कंप्लीट होने के बाद, 2019 की तेजी होने के बाद, और February 2020 आज जो हमारा एक लगभग ना तो क्रैश का पीरियड था ना वो पीक पीरियड था, एक बीच का पीरियड था। तो उस वक्त हमारे जो ये नंबर्स हैं आपके सामने है कि एक एवरेज मल्टी कैप फंड जो हम सब के पोर्टफोलियो में हुआ करता था और है भी, उसमें पिछले 10 साल का एवरेज सीएजीआर रिटर्न 11% के आसपास रहा है और पिछले 20 साल का एवरेज रिटर्न 13.23% रहा है। अब ये एक सिंपल सा अनुमान है कि 13% एवरेज एनुअलाइज्ड रिटर्न जो मुझे सामने दिखाई दे रहा है, वो अगर मैं गोल्ड और मेरे एफडीज के साथ अगर उसको कंपेयर करने की कोशिश करता हूं, तो ये डेफिनेटली आउट कास्ट करता है, आउट डेफिनेटली आउट परफॉर्म करता है इन दोनों इन्वेस्टमेंट एसेट क्लासेस को। अब कहीं ना कहीं वापस ये क्वेश्चन जरूर आता है हमारे दिमाग में कि पोर्टफोलियो आखिर कंस्ट्रक्ट कैसे करें। ये तो सारी डिटेल्स हो गई, ये डेटा हो गए, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, कई हमेशा कोशिश करते हैं कि कैसे एक अपना पोर्टफोलियो बनाया जा सके। सो दरअसल दोस्तों, मेरा और एक अपना वीडियो मैं रिलीज करूंगा जो स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन को आंसर करेगा कि कैसे हम हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को रिस्क कम कर कर रिटर्न बढ़ा करके ऑटोमेटेड रूट पे इसको कैसे मैनेज करें। कब मार्केट तेजी पे हो तो कैसे हम इक्विटी से निकलें, जब मार्केट बॉटम फेज पे हो तो कैसे इक्विटी का एलोकेशन बढ़ाएं, और तब तक इस गैप के बीच में हमारा डेट का जो एलोकेशन है वो हम कैसे इसको बैलेंस रूप में रखें। तो दरअसल एक डायनामिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी है, हाइब्रिड कैटेगरी भी उसके अंदर थोड़ा सा हम उसको मान सकते हैं कि ये दोनों कैटेगरी के अंदर आप अपना एसेट एलोकेशन बैलेंस्ड रूप से लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए बनाए रख सकते हो, और वो पोर्टफोलियो बनाए रखना जरूरी भी है। इसका प्रेजेंटेशन लगभग और 10, 15, 20 मिनट चलेगा, वो एक हम अलग वीडियो बनाएंगे। और एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए जाहिर करूंगा जहां पे एसआईपी को लेकर के लोगों की बहुत सारी क्वेश्चंस है कि भाई 4 साल से हम एसआईपी कर रहे हैं पर रिटर्न नेगेटिव है, एसआईपी का पीरियड दरअसल क्या होना चाहिए, एसआईपी से हम कौन से गोल्स को फुलफिल कर सकते हैं, और एसआईपी क्या हमेशा इक्विटी में ही होनी चाहिए या डेट में भी हो सकती है। तो इसका एक अलग वीडियो हम वापस आप लोगों के सामने लेकर आएंगे बहुत जल्द। और तब तक के लिए ये आज की एक शुरुआती दौर की जो एक डिटेलिंग थी, ये देना बहुत जरूरी था कि दरअसल हम सारे इन्वेस्टमेंट और एसेट क्लासेस को देखते हैं, बट हम कहीं ना कहीं ये धारणा बना नहीं पाते कि दरअसल डेट में हमेशा बने रहें या इक्विटी में। तो मेरा आपसे अनुरोध है, मेरा आपसे ये एडवाइस है कि लाइफ में सिर्फ रोटी ही जरूरी नहीं है। You need the entire basket. You need protein, you need vitamin, you need minerals, you need carbohydrate, you need fats. So there has to be an optimal asset allocation, और ये asset allocation आपकी अपनी जरूरतों से ही बनता है, जिसका मतलब आपके अपने फाइनेंशियल गोल से। अगर आपके कोई फाइनेंशियल गोल्स, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके कोई भी फाइनेंशियल गोल्स 2 या 3 साल से कम के हैं तो उन्हें डेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, आप एफडी में भी डाल सकते हो, डेट म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हो, और उसी में रखिए, आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके कोई इन्वेस्टमेंट गोल्स 5 साल या 4 साल की अवधि में कंप्लीट होने वाले हैं, उसके लिए आपका इन्वेस्टमेंट हाइब्रिड फंड्स या डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स में किया जा सकता है। जो गोल्स आपके 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद, जैसे कोई रिटायरमेंट हो गया या चाइल्ड एजुकेशन या मैरिज की बात करें, तो ऐसे गोल्स के लिए आपका इन्वेस्टमेंट एसआईपी प्लस हाइब्रिड प्लस डायनामिक एसेट एलोकेशन, ये कैटेगरी से होना जरूरी है। अब जो ये मैंने कैटेगरीज के नाम लिए, इनकी एक्सप्लेनेशन की अगर मैं बात करूं, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि इनकी डिटेलिंग हम वापस से एक वीडियोस इशू करेंगे। एसआईपी का एक अलग वीडियो होगा, हाइब्रिड और डायनेमिक एसेट एलोकेशन का एक अलग वीडियो होगा। तब तक के लिए आज का जो हमारा एक्सप्लेनेशन था उसको यही एक फुल स्टॉप देते हैं, यही आराम देते हैं, और आगे के कांटेक्ट और डिटेलिंग के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपके सामने स्क्रीन पे अभी यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, और जिस किसी को नोट डाउन करना हो वो करें. You can contact me on my mobile number, which has been mentioned across in this space. It's 902-902-0078, and my WhatsApp number is 98920-56858. तो दोस्तों, अगर इसके अलावा आप लोगों के और भी कोई क्वेश्चंस हो और आप लोग कुछ जानना चाहते हो, so दरअसल you can get in touch with me and I'll be more than happy to do that. Thank you.